नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत और एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखी दादरी तहलका न्यूज़ में। आज हम एक नई वीडियो के साथ मौजूद हैं और आज हम जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे राकेश चांदवास भाई हैं। वैसे तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, आम आदमी पार्टी से हल्का अध्यक्ष भी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं। आज हम जो राकेश चांदवास भाई हैं इनकी जीवनी के बारे में प्रकाश डालने के लिए आए हैं। कौन है, क्या है, कहां से आए हैं और क्या इनका मकसद है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे इनसे। राकेश भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी का देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते। और इसके साथ ही हमारे सीनियर पत्रकार नरेंद्र राजपूत जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि मैं एक ग्रामीण अंचल से निकला हुआ व्यक्ति का मेरा जीवन परिचय जानने के लिए आप आम आदमी पार्टी कार्यालय बालडा में पहुँचे। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत जी। तो राकेश जी, हम शुरुआत करेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ है? किसान के घर हुआ है नरेंद्र जी, ये वो भी छोटा सा किसान, गांव चांदवास में। मैं 10/10/1986 को मेरा जन्म हुआ और जन्म के बाद मैं आर्य समाजी परिवार में मेरा जन्म हुआ है। आर्य समाजी परिवार का मैं जन्म लेने के बाद मेरे दादाजी स्वर्गीय संत सुबे सिंह थे जो अध्यापक आंदोलन में 28 दिन तक तिहाड़ जेल रहे। अध्यापकों को एक क्लर्कों से भी कम ग्रेड मिला करते था। और उस वक्त मेरे दादाजी ने उस बुरे वक्त में हम सबको जीवन के आखिरी पड़ाव में भी दादाजी से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस इलाके में मेरे दादाजी का नाम था, जैसे पचगांवा गुरुकुल है उसके पहले महामंत्री भी मेरे दादाजी थे। जब ये गुरुकुल एक बार बना था और उसके बाद ये गुरुकुल बंद हो गया था तो मेरे दादाजी ने सोसाइटी से लोन लेकर झुंडों का प्रबंध करके, पूड़ा बोलते हैं, छान घालकर ये दोबारा चलाने का काम किया था। और एक मैं गरीब परिवार से जन्म लेकर आप जैसे भाइयों के सहयोग आशीर्वाद से इस इलाके में जैसी हो सकती लोगों की सेवा करता हूँ। तो जैसे आपका दादाजी का यहाँ पे नाम रहा है, वैसे ही आज राकेश चांदवास छाए हुए हैं। भगवान की मेहरबानी है जी, और उसी से नरेंद्र जी जो भगवान ने मंजूर हो वो बनता है। तो राकेश जी, पढ़ाई कहाँ तक की और कहाँ कहाँ आप पढ़ाई के लिए गए हो? देखो जी, मैं सबसे पहले प्राइमरी स्कूल चांदवास के अंदर पढ़ा हूँ। 5वीं तक हमारे सेठ नागरमल जी की धर्मशाला थी, उसमें प्राइवेट स्कूल चला रखा था जिसमें हमारे राजेंद्र जांगड़ा जी हेड टीचर हुआ करते थे। बडेसरा गांव से राजवीर जी, निम्मड़ गांव से सुबे सिंह मास्टर जी, इनसे हम पढ़े हैं। और उसके बाद मैं बालडा के अंदर नवचेतना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ, बालडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ। और उसके बाद मैं पंजाब के महिंद्रा कॉलेज पटियाला के अंदर पढ़ा हूँ, पंजाब के अंदर। और उसके बाद मैं भिवानी वैस कॉलेज के अंदर पढ़ा हूँ। और वैस कॉलेज के बाद मैंने बीए की, बीए के बाद मैंने एलएलबी की पढ़ाई करी और मैंने श्रीधर यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है। मैं वकालत की पढ़ाई तक। अच्छा, वकालत भी कर चुके? हाँ, वकालत कर चुका हूँ जी। तो जब भी आरटीआई एक्टिविस्ट बने? नहीं, ये आरटीआई के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे छोटी उम्र का मुझे नरेंद्र जी बीडीसी सदस्य बनने का गौरव प्राप्त है जी। मैं 21 साल 8 महीने का था। लीकड़ाम जियो तो मेरम जियो, ऐसा मैं पतला दुबला था। मेरे दादाजी की गवांड के अंदर एक छवि थी और उस छवि के नाते लोगों ने
आपको बीडीसी चुना। बीडीसी बनाया, और बनाया भी इतना कि एक तरफी वोटिंग मेरे हक में हुई। उस वक्त मेरे चांदवास, निम्मड़, बडेसरा और कांदड़ा गांव थे। इन गांवों ने मेरे को बीडीसी मेंबर बनाया। मैं 468 वोटों से चुनाव जीता था। और उसके बाद ये 2010 की बात है जी, मैंने मेरे गांव वालों को एक बात कही थी कि मैं बीडीसी मेंबर की हैसियत से जो काम कर जाऊंगा वो न तो पीछे किसी 25 साल तक बीडीसी मेंबर ने करे और न कोई आगे 25 साल तक कर पाएगा। मैंने अपने समय के अंदर, चाहे चांदवास के अंदर राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंदर 24-24 फुट ऊंची हाई मास्क लाइट लगवाने का काम किया हो, चाहे पंचायत में पैसों का ग्रांट दिलाने का काम किया हो, चाहे गंदे पाड़े की निकासी के लिए पैसे जारी करने का काम किया हो, चाहे किसकंदा गांव जो मेरी उसमें वार्ड में भी नहीं पड़ता था वहाँ भी स्टेडियम और लाइट के लिए पैसे जारी करवाने का काम हो। मैंने बेखूबी धनासरी के अंदर भी ऐसा काम किया। निम्बड़, बडेसरा और कांदड़ा में जो बीडीसी मेंबर की हैसियत होती है उससे कहीं ज़्यादा काम करने का मुझे गौरव मिला और मैंने किया। तो ये जी मेरे जीवन में बात करें जैसे आपकी हॉबीज क्या है, मतलब हॉबी आदत क्या है? आदत तो मेरा अधिकारियों से लड़ने की है। जब पीड़ित को कोई न्याय ना मिले तो नरेंद्र जी मेरे बख्श की बात नहीं होती। मैं खूब लताड़ लगाता हूँ अधिकारियों की, चाहे वो मेरे खिलाफ कोई सरकारी काम का वादा मुकदमा दर्ज करा दे, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं चाहता हूं कि पीड़ित को न्याय मिले। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लोगों को हक दे रखा है, संविधान दे रखा है, उसके मुताबिक हर पक्ष को, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसको सबको न्याय मिले। इस देश और प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति सुख की सांस लेकर, अच्छी रोटी खाकर अपनी खाट पर आराम करे, ये मेरे दिल की इच्छा रहती है। आप लोगों को न्याय दिलवा रहे हाँ हैं, जी। जबकि न्याय दिलवाने के चक्कर में, अधिकारियों पर कार्रवाई करने के चक्कर में, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के चक्कर में आप पे हमला हो चुका है, आपके जान को ऊपर बात आ चुकी है और आगे भी ऐसा हो सकता है। देखो जी नरेंद्र जी, मेरे पास ऊपर अनेकों बार जानलेवा हमले हुए। जब बरसात हो और गोरुआ आड़ चलता हो तो उस आड़ को कोई अकराल बताएगा, कोई किस तरह बताएगा, कोई किस तरह बताएगा। अपने मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं, जनता हित में कर रहा हूं, किसी की भलाई के लिए कर रहा हूं, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए कर रहा हूं, तो वो बेसंकोच में करता हूं। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप परिवार में? हम 3 भाई हैं, मैं बीच का हूं। मेरे बड़े भाई का नाम दिनेश है, बीच का मैं हूं, और मेरा छोटा भाई है उसका नाम राजेश है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? एक लड़का है। तो लड़के की फिक्र नहीं आपको कि पीछे कुछ करना भी है हमारे को? नहीं, बच्चा पढ़ रहा है, उसका काम है पढ़ाई करना, वो पढ़ाई कर रहा है। राकेश जी, आरटीआई एक्टिविस्ट में आप काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो जी, जहां पीड़ित पक्ष को न्याय ना मिले, और जब मैं बीडीसी मेंबर था तो मैंने आरटीआई हथियार के रूप में चालू करके, और मैं मेरे वार्ड के विकास के लिए पैसे ले सकूं तो सबसे पहले मैंने मेरे चेयरमैन के खिलाफ आरटीआई लगाई थी। अच्छा, खुद के चेयरमैन? हाँ, खुद के। मैं बीडीसी मेंबर था, बीडीसी मेंबर की चेयरपर्सन हुआ करती थी बाला देवी, और वहाँ से मेरी भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू हुई थी। मैंने उसको सस्पेंड कराया, बर्खास्त कराया, मुकदमा दर्ज कराया। तो वहाँ से स्ट्रीट लाइट घोटाले से मैंने आरटीआई शुरू की थी, और वहाँ से फिर आरटीआई का दायरा बढ़ता चला गया, और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए मैंने अनेक कार्यालयों में मेरे खिलाफ लोग तरह तरह की बातें भी करते रहे, लेकिन मैं आरटीआई
खुद कम लगाता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति मेरे पास सलाह लेने के लिए आरटीआई से संबंधित जैसा मेरे अंदर ज्ञान है उसके आधार पर मैं। अच्छा, बीडीसी कब चुने गए थे आप? मैं 2010 में चुना गया था नरेंद्र जी, और हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे छोटी उम्र का चुना गया था। उस वक्त मेरी 21 साल 8 महीने की उम्र थी। 468 वोटों से चुनाव में जीता था। मेरे सामने सेना के सूबेदार चुनाव लड़ रहे थे, और भी काफ़ी पूर्व सरपंचों के लड़के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने मेरे पर विश्वास किया और मेरे को चुनाव जिताया। तो चुनाव जीतकर मैं बीडीसी मेंबर की जो हैसियत थी उससे ज़्यादा काम किए। अच्छा, तो आपने राकेश जी विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, वो किस सन में आपने चुनाव लड़ा है? अभी लड़ा है 24 में। तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे एक बात तो ज़रूर नरेंद्र जी मिली कि विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से लोग मेरे को एक बात कहा करते थे कि चुनाव में तेरी बहुत मदद करेंगे, चुनाव में आपको चंदा देंगे, लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। उनका भी मुझे पता चला, उन्होंने भी यह सोची कि राकेश चुनाव तो जीत नहीं रहा, तो क्यों पैसे बर्बाद किए। लेकिन उनकी सोच को भी सलाम, उन्होंने भी शायद मेरे भले की सोची होगी कि उन्होंने भी अपना घर परिवार चलाना होगा। हो सकता है कि गुंजाइश ना भी रही हो, 100 कारण हो सकते हैं, फिर भी मैं उनसे अच्छा ही कहूँगा कि चुनाव लड़ने से पहले कम से कम उन्होंने मेरे को इस बात का तो ढांढस बंधाया कि आपको चुनाव में मदद करेंगे। पैसे की नहक नहीं कर पाए वे, वोटों की तो उन्होंने की मेरी मदद। तो तरह तरह की है। तो राकेश जी, एक छोटा सा चुनाव लड़ते हैं हम पंचायत का, जैसे आपने बीडीसी का चुनाव लड़ा, हाँ। और उसके बाद में आप सीधा विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो इसमें आप कैसा महसूस कर रहे थे जैसे सीधा विधायक के चुनाव पे ऊपर पहुंचे आप? नरेंद्र जी, मैंने बीडीसी मेंबर के बाद सीधा विधानसभा का चुनाव लड़ा। पहला चुनाव लड़ा मैंने 39 साल की उम्र में। चुनाव के दौरान जब मैं फील्ड के अंदर घूम रहा था तो बहुत से लोग इस बात से टूटे हुए भी दिखाई दे रहे थे मेरे को कि राकेश चुनाव हार रहा है। और जब किसी व्यक्ति को जीत दिखाई न दे तो वोट भी खसकने शुरू हो जाते हैं। वोट चेहरे पर कम मिलते हैं, पार्टियों को वोट ज़्यादा मिलते हैं। आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना ग्राफ भी नहीं था, लेकिन चुनाव के दौरान मेरे 1-2 साथी ऐसे भी थे जो सारथी पर के तौर पर परछाई के तौर पर मेरे साथ खड़े रहे। जब मैं उनको खुरका भी देता था तब भी उन्होंने मेरे साथ बड़ा कंधे से कंधा मिलाकर जी तोड़ मेहनत की। जैसे मेरा बचपन का साथी है कमलजीत फौजी, वो भी आर्मी में है, बीकानेर के अंदर ड्यूटी करता है। अपनी 1 महीने की छुट्टी लेकर मेरे साथ दिन रात कड़ी मेहनत करके, मेरे से भी ज़्यादा उसने मेहनत की। सुबह मेरे को उठाना, प्रोग्राम तैयार करवाना और बहुत कुछ काम थे जो क्षेत्र में। उसको मैंने कई बार, क्योंकि मेरे में एक खासियत है कि मैं कोई गलत काम होते हुए देख लेता हूँ तो मैं खुरका देता हूँ।
बीपी की शिकायत है मेरे अंदर, तो उसको भी मैंने कई बार चुनाव में खुरकाया, लेकिन उसने कभी भी ये महसूस नहीं किया। उसने दिल से और इच्छा से यही किया कि ये मेरा चुनाव है। मतलब महसूस नहीं होने दिया। हाँ, और उसने चुनाव में मेरे लिए कड़ी मेहनत की। कभी मौका मिला तो उसका एहसान ज़रूर उतारूंगा इस ज़िंदगी में, कभी मौका मिला। ऐसे और भी साथी बहुत थे, जितना उनका सामर्थ्य था, जितना मेहनत कर सकते थे, उन्होंने मेहनत की। उन सब का धन्यवाद। फिर मौका मिला तो उनके लिए मैं उनसे दुआ करता हूँ कि आप फिर मेरे लिए करना कुछ। तो राकेश जी, आप अपने थोड़े दादा दादी के ऊपर प्रकाश डालेंगे? हाँ जी, मेरे दादाजी स्वर्गीय संत सुबे सिंह एक अध्यापक नेता और भूगड़ताड़ी नेता के नाम से जाने जाते थे। लंबे समय तक मास्टरों की स्ट्राइक 1973 का जो अध्यापक आंदोलन था, उसमें मेरे दादाजी 28 दिन भूगड़ताड़ पर बैठे थे। चौधरी बंशीलाल जी की एक आईएएस लड़की थी, शायद सुमित्रा नाम था उसका। जब मेरे दादाजी सीएम हाउस के आगे चंडीगढ़ के अंदर भूगड़ताड़ पर बैठे थे, तो बंशीलाल की लड़की ने कहा था कि इन मास्टरों को तंबू मत ताड़ने दो, बरसात आ गई और ओले पड़ने शुरू हो गए। मेरे दादाजी ओला में ही धरना पर बैठे। 28 दिन भूगड़ताड़ की और अध्यापक आंदोलन, देश में एक चिंगारी आग पार्टी जिसका मेरे दादाजी नेतृत्व कर रहे थे, और जो अध्यापकों को एक क्लर्क से भी कम ग्रेड मिलता था, वो उस आंदोलन के बाद मेरे दादाजी को आंदोलन के बाद अध्यापकों को ग्रेड मिला। और मेरी दादी जी एक गृहिणी थी और घर का काम करती थी। घर की दशा भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और घर चलाना, पशु पालना करके, और मेरे दादाजी को उस समय मास्टरों को तनख्वाह भी बहुत कम मिलती थी और गुजारा किया करते थे। तो आपके जैसे माता पिता क्या करते थे? माता पिता के क्या कुछ? मेरे पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे, और मेरी माताजी अनपढ़ थी, अब भी है, और खेती करती है, बेचारी भोली भाली है। और मेरे मामा जी कबड्डी के हिंद केसरी थे, कैप्टन प्यारेलाल सुरेती से एक उनका बड़ा नाम था उस इलाके में, और हम तो क्या लगे हुए हैं। आपके पिताजी का पॉलिटिक्स से भी नाता रहा है? मेरे पिताजी का राजनीति से कोई नाता नहीं रहा, वे खेती ही करते हैं जी। तो आपने एक निर्माण यात्रा भी शुरू की थी। हाँ और वो कब आपने शुरू? मैंने नवनिर्माण यात्रा 2015 में की थी। मैं हर घर, हर मोहल्ले में गया था, और लोगों की नवनिर्माण यात्रा जब मैं निकाली, और लोगों के जितने भी क्षेत्र के काम, हलके के काम मेरे पास आए, पूरे हलके के अंदर गया, तो वहाँ यहाँ एक डार्क जोन में ये घोषित कर रखा था, ट्यूबवेलों को कनेक्शन नहीं मिलते थे। सारे हलके में यात्रा निकाल कर और पूरे हलके से हस्ताक्षर लोगों के करवा कर मैंने डीसी के मार्फत राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था। कांग्रेस की सरकार थी, नहीं सॉरी बीजेपी की सरकार थी, और उससे पहले मैंने यात्रा की थी, और सारा मैं मोमेंटम तैयार करके मैंने भेजा था। और भेजने के बाद सरकार ने ये ट्यूबवेल के कनेक्शन भी खोले थे। उसका देखो, पॉलिटिशियन में जो आदमी होते हैं बड़ा, उसको श्रेय मिल जाता है, लेकिन धरातल रूप पर उस मैटर में हमने बहुत काम किया था। तो ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट का जो काम है राकेश जी, तो इसको लेकर आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या प्रमुखता है? देखो जी, मैं नरेंद्र जी हर मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाता हूँ, पीड़ित को न्याय मिल जाए। आज भी मैं ये चाहता हूँ कि अधिकारी उन्हें अपनी बुद्धि ठीक कर लेनी चाहिए, और उनको अपने बुद्धि के अनुसार पीड़ित पक्ष को न्याय देना चाहिए। और इसके अलावा
मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि मुझे इस बात का गर्व है कि जिस घर में मैंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद राजनीति में मैं प्रवेश किया, तो पहले मैं इनेलो पार्टी में था। इनेलो पार्टी में मैंने पूर्व विधायक रणबीर मंडोला जी के साथ भी काम करने का अवसर मिला। उन्होंने जब भिवानी और दादरी एक जिला हुआ करते थे तो वे जिला अध्यक्ष भी रहे हैं 9.5 वर्षों तक पार्टी के। जब सत्ता थी तब वे भी जिला अध्यक्ष थे। उनके साथ भी मुझे पार्टी में काम करने का मौका मिला और उनके दिखाए हुए रास्ते पर भी मुझे चलने का मौका मिला। तब मैंने ये दिखाई दिया कि इनेलो के अंदर अब टूट शुरू हो गई है। तो मैंने 2017 के अंदर उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जैन जी और हमारे उस टाइम सह प्रभारी माननीय सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हुआ करते थे और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। 2017 से लेकर आज तक मैं आम आदमी पार्टी का इस बाल्ड हलके के अंदर सच्चा वफादार के रूप में काम कर रहा हूं पार्टी के लिए। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मैं मेरी जिंदगी के अंदर मरते दम तक कभी भी सुशील गुप्ता का एहसान नहीं तार पाऊंगा, क्योंकि सुशील गुप्ता जी ने मेरे को राष्ट्रीय पार्टी की टिकट दिलाकर चुनाव लड़वाया। एक गरीब के बेटे का, जिसका कोई वजूद ना हो, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, कति साधारण किसान के बेटे को अरविंद केजरीवाल जी से कहकर और मेरे को बाडला विधानसभा से चुनाव लड़ाया। मेरे लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी चुनाव प्रचार में करने के लिए आई। मेरे लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता प्रचार करने के लिए सुनीता जी यहां आई। इससे तो बड़ा मेरे कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। फिर आप पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन बीच में आपने छोड़ा, कहा कि आप फौज में बहुत घूमते हो। तो नरेंद्र जी, मैं फौज में इसलिए जाता हूं कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा अजीज साथी छोटा भाई कमलजीत है, वो आर्मी में है बीकानेर। तो जब भी मैं क्षेत्र में काम करते करते थोड़ा हा बोर हो जाता हूं, जब फौज में चले जाते हैं, तब मैं फौज में भाई के पास शांति के लिए थोड़े दिन 2-4 दिन के लिए चला जाता हूं। और वो जब भी मेरे से फ़ोन पर कोई बात करता है तो एक बात ज़रूर कहता है कि आपका संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आप संघर्ष करो। चुनाव में उसने बहुत मदद की और चुनाव के बाद कहते हैं कि क्या तुझके चुनाव हार रहा है, बुढ़ला नहीं कह रहा होता। तो भाई मैं तो चुनाव हारे हूँ। दिल में चुनाव के जो जख्म हैं वे मैं अपने जीवन परिचय में नहीं उतारना चाहता और यही कामना करता हूँ कि जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे चाहने वाले हैं, हिम्मत बनाए रखो, हौसला करो। एक दिन आएगा तुम्हारे काम भी करेंगे और अच्छा दिन आएगा। तो राकेश जी, एक बात और पूछेंगे आपसे। जैसे आपने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी आप जनता के बीच में हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उठा रहे हैं। देखो जी, जनता जब भी हम गांव में जाते हैं, इधर उधर गांव में जाते हैं, तो एक बात तो ज़रूर कहती है जनता कि अगर राकेश को एमएलए बना देते तो कम से कम ये अधिकारियों को तो सुधार देता। तो मतलब 2029 में फिर एक बार पार्टी टिकट देगी, पक्का चुनाव लड़ूंगा और धड़ाले से चुनाव लड़ूंगा।
फैसला जनता ने करना है। भी आपकी सेवा मेरे से करवाना चाहते हो तो मेरे को वोट दे दो, अगर किसी और से करवाना चाहते हो तो किसी और को दे दो। मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। तो क्या आज जिस प्रकार से आप किसी नेता के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर नेता का एक हाथ होता है, बिल्कुल मेरे ऊपर सुशील गुप्ता जी के दोनों हाथ हैं। नहीं, जैसे देखो वोट से पहले कुछ कहना होता है, जैसे हमने देखे भी हैं, सरपंच बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद चेहरा नहीं दिखाते। अगर आप विधायक बन गए तो कल को ये जो प्रमुख ये आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, आज जो जिस प्रकार लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या ये संघर्ष जारी रहेगा? नरेंद्र जी 100% जारी रहेगा। अगर मैं इतनी हार के बाद भी आज भी मैं जनता के साथ खड़ा हूं ना, बिल्कुल खड़ा हूं नरेंद्र जी। बिल्कुल खड़े हो। जब ताकत होती है तो आदमी दुगने उत्साह के साथ लोगों के काम करने के लिए खड़ा होता है। और मेरे अंदर बुजुर्गों से सीखा हुआ और संघर्ष से निकला हुआ खून का बना हुआ हूं। जिस मिट्टी का मैं बना हूं उसी मिट्टी से मैं काम करता हूं। तभी मैं अधिकारियों को बार बार एक बात भी कहता हूं कि तुम्हें यह नहीं पता कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में 40 साल की जिंदगी में किसी भी मनुष्य से सुई टेक का इतनी मैंने किसी की दाब नहीं मानी इस देश के अंदर। जो मेरे मन में आ गया वो मैंने पक्का किया। मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि कितना बड़ा अधिकारी है, कितना बड़ा राजनेता है। मेरे सामने गांव का पंच भी वही है और देश का राष्ट्रपति भी वही है। सब मेरी नजर में एक समान है। कई बार मेरे सामने ऐसे किस्से आए हैं अलग अलग विभागों के, भी ये हमारे गांव फलाना आदमी नहीं शरह चढ़ने देगा। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मुझे ये बात कहनी छोड़ दो कि किसकी किससे सिफारिश है। जायज काम है वो अधिकारी से मैं अपने आप करा लूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो और कितनी दूसरी पार्टी कितनी बड़ी सिफारिश हो, लेकिन काम जायज होना चाहिए। अच्छा राकेश जी, आपने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, अफसरों के, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों के, एसडीएम के, काफ़ी के आपने मुद्दे उठाए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी वाक्य आया होगा कि पैसे लेकर रफा दफा करने का वाक्य भी आपके सामने आया होगा, भाई इस मामले को पैसे लेकर रफा दफा कर यार तुम? नरेंद्र जी, ऐसे पैसे लेने के मामले मेरे पास एक नहीं लाखों मामले ऐसे आए हैं। कोई भी व्यक्ति आज तक की मेरी 40 साल की उम्र में यह साबित कर दे कि मैंने फलाने आदमी के पास आरटीआई लगाकर फलाना काम करके पैसे लिए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं, खुली चुनौती। एक भी आदमी यह साबित कर दे कि मैंने पैसे लेकर फलाने के आरटीआई उठा ली। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया कि गांव के किसी भी चौक में खड़ा होकर मैंने अपनी आंख लखोनी पड़े। मैं शेर की तरह से चुनाव में भी दौड़ रहा था और आज भी दौड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया है। आरोप लगाने वालों ने खुद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। आज मैंने आपने पहले भी कहा था कि जब बरसात हुई गोरवे हल चले तो कोई अकराल बताओ, कोई सेव बताओ। तो राकेश चांदवास को भी ये बात कह रहे हैं लोग कि आरटीआई लगाकर पैसे लेता है, पुलिस की दलाली करता है। ये लोग कह देते हैं, अरे मैं कहां से पुलिस की दलाली करूंगा, मैं तो पुलिस के खिलाफ हूं। ये सोचते नहीं कि लोगों से सुनी सुनाई बात कह देते हैं। उन्होंने अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि तुम कैसे दलाल हो। तो भाई ये थी राकेश चांदवास की जीवनी, जिसके बारे में हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है और कुछ इनके अंदर घुसकर
कुछ बाहर निकालने का प्रयास किया है। तो तमाम बातें जो आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ और इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तमाम बातें हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।